Good morning, everyone, and welcome to this channel. So, in today's video, we will discuss about one small cap company which is in the HVAC space, that is heating, ventilation, and air refrigeration industry, which is booming in India very fast due to the many changes in regulatory changes like the PLI scheme, as well as the climate condition, urbanization. So, KRN heat exchangers and refrigerator की मैं बात कर रहा हूँ. There is no buy and sell recommendation in this video. We are just trying to analyze the fundamental analysis of the company, and we'll go through the results of the Q3, which is very important for the HVAC industry. You know, the India heat wave is very at present, and which starts from the March till to the April. So normally for the company who is working in HVAC industries, उनका Q4 और Q1 specifically बहुत अच्छा एक क्वार्टर रहता है. तो आप अगर देखोगे एच इंडस्ट्री जो है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, जो कि लगभग 7.8 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2021 में, और इस कंपनी का कहना है कि 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है वो $30 बिलियन तक एक्सपांड करेगी. और इंडिया में स्पेसिफिकली आप अगर देखोगे अर्बनाइजेशंस ज़्यादा हो रहा है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आ रही है, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो रही है, एंड लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ रहा है कि हाई क्वालिटी एयर अपने घरों में चाहिए. इसके लिए रेफ्रिजरेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है. आप अगर आपके घरों में देखो, आप जब पहले बड़े होते थे तो आप फ़ैन से काम चलाते थे, लेकिन जैसे जैसे हीट बढ़ रही है और आपके पास डिस्पोजेबल इनकम आता चला जा रहा है, आप अपनी जो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसीज हो गए, या वॉशिंग मशीन्स हो गए, या घर में जो एक आइसक्रीम्स के लिए एक जो चिलर लगता है या वाटर कूलर लगते हैं, जिसकी जो तादाद है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. और इसके चलते ही इस इंडस्ट्री में बहुत एक टेलविन बना हुआ है. और इसके अनुसार इंडिया में एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे प्रोडक्शन लिंक स्कीम इंडिया में, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जो 2014 में आए, तो 2019 में उन्होंने ये प्लेटफॉर्म लाया कि जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा उसको PLI के थ्रू स्कीम के थ्रू थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा. इसीलिए ये जो छोटे मोटे कंपनीज जो अनऑर्गेनाइज प्लेस में काम कर रहे थे, छोटे मोटे चीज़ों में काम कर रहे थे, वो भी बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं. क्योंकि हो क्या रहा है कि कंपनीज लाइक जो आउटसाइड ऑफ इंडिया में, जो कोरिया से जो एसी कंपनीज थी, इंडिया के आउटसाइड से जो आती थी, उनको अभी एसी बनाने के लिए इंडिया में प्लांट लगाना पड़ेगा. इसके बेहतर है कि अगर इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है जो B2B में पहले ही काम करती होगी, उनसे साथ टाइप किया जाए और उनसे प्रोडक्ट लिया जाए और वो एसी में लगवाया जाए, और वो ही एसी अगर इंडिया में हम बेच दें तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है उसको भी फुलफिल कर पाएंगे. और दूसरी चीज़, इंडिया में उनको सस्ता भी पड़ेगा वो चीज़ को सेल करने के लिए. बिकॉज एसी इंडस्ट्रीज अभी क्या हो रहा है, हाईली कॉम्पिटिटिव बनता चले जा रहा है. जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, आप अगर देखो पहले एसी की कीमत जो थी वो एक नॉर्मल आदमी के आउट ऑफ रीच थी उसके इनकम के. लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है, एसी की जो कीमत है वो कम हो रही है. वो इसलिए कम हो रही है, पहली चीज़ तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रहा है. इसलिए इस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उसके आपको रिजल्ट देखो, जैसे PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के देखो, इपैक ड्यूरेबल के देखो, वोल्टास देखो, तो इन सारी कंपनियों में एक टेलविंड बना हुआ है. जैसे जैसे कंपनियां अच्छा काम करती जा रही है, स्पेशली PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसीज इन इंडिया, तो वहाँ पर आप देखोगे कि स्टॉक ऊपर की तरफ ही भागता रहता है. उसका एक रीज़न है क्योंकि हाई PE होने की वजह से एक टेलविंड बना हुआ है, और सेक्टर में पूरी तरह से हाई परफॉर्मिंग कंपनी भी है. तो इसी तादाद में एक जो ये कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड एयर कंडीशनिंग. तो ये मेनली हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं. आप अगर देखोगे हीट एक्सचेंजर्स जो आपके कॉपर के ट्यूब्स होते हैं, एल्यूमिनियम के ट्यूब्स होते हैं, वो आपके कॉइल, कंडेंसर कॉइल, इवेपोरेटर कॉइल, आप अपने एसी के पीछे अगर चले जाओगे तो आपको समझेगा वहाँ पर एक इवेपोरेटर कॉइल होता है, कंडेंसर ऑयल कॉइल होता है. उस कॉइल को बनाने का काम ये कंपनी करती है. तो मेनली इनका जो धंधा आता है वो 85% इंडिया से आता है, और 15% जो होता है वो एक्सपोर्ट सेल से आता है. हालांकि पहले ये जो लोग 90% डोमेस्टिक करते थे, 10% एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे इन कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, उनका जो एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है वो बढ़ रहा है. मतलब पहले अगर 10% एक्सपोर्ट करते थे, अभी 15% एक्सपोर्ट चला गया है. ये कंपनी हालांकि 2017 में प्राइवेट लिस्टेड फॉर्म हुई थी, वहाँ से उन्होंने अपनी नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किए. इनके एक 2 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है राजस्थान में, रिको इंडस्ट्रियल जोन में इनके 2 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, जहाँ पर वो कंडेंसर कॉइल बनाते हैं, शीट मेटल पार्ट बनाते हैं, हेडर्स बनाते हैं, कॉपर के पाइप्स बनाते हैं, कंडेंसर कॉइल्स और इवेपोरेटर कॉइल्स, ट्यूब और प्लेट हीट एक्सचेंजर्स, कंडेंसर यूनिट, एयर कूलिंग यूनिट, यही इनका जो सारा धंधा है. तो मेनली अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो वो पूरी तरह से समझेगा कि आप इंडिया में आप देखोगे
बहुत सारी चीज़ों में अभी इसकी ज़रूरत है। पहली तो एक चीज़ है कि आपके कमर्शियल एसीज़ जो है, वहाँ पर इसकी ज़रूरत है। घर के जो विंडो एसीज़ है, उसमें वहाँ की ज़रूरत है। अभी ये जो नए-नए ट्रेन्स बन रहे हैं, इंडिया के जो विकसित भारत में नए-नए जो ट्रेन बन रहे हैं, वहाँ पे भी अभी एसी वेंटिलेशन है। तो उसके लिए जो सील्ड एसीज़ आते हैं, तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। आप अपने कमर्शियल व्हीकल में देखोगे, जैसे आपकी टर्बो बस होती है, बहुत बड़ी वॉल्वो की बस होती है, उसके सामने जो एयर कूलिंग यूनिट होता है, जो रेडिएटर्स में जो ऑयल कूल करता है, उसको ठंडा करने के लिए जो काम करता है, हीट डिसिपेट करता है, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। आप अपने आइसक्रीम रखने वाले चिलर का जो डब्बा होता है, वहाँ पे भी ये कंडेंसर कॉइल्स और इवापोरेटर कॉइल्स बहुत, या कॉपर हेडर्स बोलते हैं इसको, उसको बहुत तादाद से यूज़ होते हैं। तो नए-नए एप्लीकेशंस में अभी इसकी ज़रूरत है। जैसे-जैसे आपने देखा होगा कि वेंडिंग मशीन्स आ गई है। पहले वेंडिंग मशीन इतनी नहीं थी, लेकिन आप एयरपोर्ट चले जाओ, किसी किसी बड़े रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ पर वेंडिंग मशीन्स होती हैं। तो उसके लिए भी ये कॉइल्स लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपके जो बेवरेज मशीन होते हैं, आपने अगर देखा होगा सुपरमार्केट में एक तरीका चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, एक शॉपकीपर होता था, वहाँ पर एक छोटा-सा बक्सा होता था, वहाँ पर वो कूलिंग के एजेंट रखता था, मतलब जितने भी बेवरेजेस है, कोल्ड पेयस है, तो वहाँ पर उसको रखता था। लेकिन अभी क्या है, पूरे आप सुपरमार्केट में देखोगे एक एक प्लेटफॉर्म ही लगा हुआ है, उसमें एक सेंट्रलाइज एसी चलता रहता है, जिसको वो कूल करता रहता है सारी चीज़ों को। जैसे आपका डिफरेंट डिफरेंट मीट्स हो गए, चिकन हो गए, जिसको फ्रीज करके रखने के लिए भी अभी कूलर्स की ज़रूरत होती है, हीटर्स सॉरी रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है। तो इस सारे एप्लीकेशंस में ये कॉइल्स लगते हैं और हीट एक्सचेंजर्स लगते हैं। हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि वो एक ऐसा फॉर्म ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ़र है, जो एक फ्लूइड से हीट को एब्सॉर्ब करता है और दूसरे हीट को ट्रांसफ़र करता है विदाउट कॉन्टेमिनेटिंग द फूड, विदाउट कॉन्टेमिनेटिंग द टू फ्लूइड्स। तो एक फ्लूइड की जो हीट है वो दूसरे फ्लूइड को जाती है विदाउट कॉन्टेमिनेटिंग द फ्लूइड्स बाय यूजिंग ऑफ द मेटल शीट्स, एल्यूमिनियम, नॉन फेरस जो मेटल्स होते हैं, एल्यूमिनियम्स हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सारी चीज़ों से उसका यूज़ होता है। और ये केआरएन हीट जैसी कंपनी है, जो 2017 में इस्टेब्लिश हुई, वहाँ से 2020-23 मुझे लगता है ये कंपनी लिस्टेड हुई थी 3 अक्टूबर 2024 में। तो हालांकि रिसेंट लिस्टिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज होता ये है कि आप अपने नए लिस्टिंग वाले कंपनी में जाके ऐसे ही धड़ाधड़ पैसे रख जाते हो, एंड देन you as a retailer feel the trap in this one, because you need to keep the radar on these companies. If there is any downfall, then you can find an opportunity in this kind of companies, but not before that, because now the PE of the company is 145. ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा कि इस सेक्टर में ही टेलविंड है, तो सेक्टर में टेलविंड होने की वजह से इस सेक्टर में जो कंपनियां हैं वो अच्छा ही काम करते चली जा रही है। लेकिन आपको उसमें देखना होगा कि उसका डेट क्या है। आप अगर देखोगे केआरएन जो कंपनी है, केआरएन हीट एक्सचेंजर्स, तो उसका जो मार्केट कैप है 5,700 करोड़ का मार्केट कैप है। उसका जो आरओई का परसेंटेज है वो 40% का है, अच्छा आरओई करती है। आरओसी का परसेंटेज 40 है। नॉर्मली अब देखोगे इनका डेट जो है वो 53 करोड़ का डेट है, तो डेट भी इतना नहीं है कंपनी में। और ये कंपनी 2020-21 से अच्छा करते चली जा रही है, और उन्होंने देखा कि ये एक अच्छा स्पेस है, बुल रन चल रहा है, तो उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्टेड किया। इन्होंने राइट इशू भी किया है, 253 करोड़ का राइट इशू किया है। इस राइट इशू से जो पैसे आएंगे तो उन्होंने प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी में नई नई लाइन्स लगाने के लिए हो रहा है। क्योंकि ये नॉर्मली क्या करते हैं, 1.5 mm से 15 mm तक ही ट्यूब्स का मैन्युफैक्चर करते हैं। तो उनका कहना है कि आगे जाके हमें इसको भी बढ़ाना है, बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन यूनिट को भी हम सप्लाई करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये किन क्लाइंट के साथ काम करते हैं, डाइकिन हो गया, श्लाइंडर इलेक्ट्रिकल हो गया, कैरियर हो गया, आपके किर्लोस्कर चिलर्स हो गए, आपके ब्लू स्टार हो गए। तो ये बड़े बड़े जो एसी कंपनीज हैं उनके साथ, रेफ्रिजरेशन कूलिंग वाली जो कंपनी है इनके साथ काम करती है। और इनको जो ये कूलिंग कंडेंसर ऑयल लगते हैं, इवेपोरेटर कॉइल्स लगते हैं, हीटर्स लगते हैं, हीट एक्सचेंजर्स लगते हैं, ये सारी चीज़ों को वो प्रोवाइड करते हैं। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो राजस्थान में है, जहाँ से वो चीज़ों को बनाते हैं। और आप अगर देखोगे 6-7 प्रोडक्ट लाइन है, और 435 का जो करीब कुछ एम्प्लॉयज़ है। इनका बहुत सारा अभी प्रेजेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी उन्होंने सेल्स की, यूरोप में भी सेल्स की टीम इन्होंने बैठाई है। इनका बहुत बड़ा मार्केट जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से आ रहा है वो यूनाइटेड अरब अमीरात से आ रहा है। आप अगर देखोगे मिडल ईस्ट में नॉर्मली हीट वेव ज़्यादा होती है, स्पेशली आप अगर देखोगे मार्च से लेके अगस्त तक, और उस केस में ही हमारा Q4 और Q1 आता है। तो होता ये है कि यहाँ पर
अब अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो हीट वेव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर यूज़ ऑफ द एसीज, द रेफ्रिजरेशन यूनिट, एयर कूलिंग यूनिट, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए केआरएन जैसी कंपनी है जो अपने कंडेंसर ऑयल, हीट एक्सचेंजर्स, इवेपोरेटर कॉइल, एयर कूलिंग यूनिट, कंडेंसर यूनिट, सब सारी चीज़ों को इस मार्केट में बेचती है। तो पहले तो 5% इनका होता था, मतलब ये 15% जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से 25% तो रेवेन्यू उनका यूनाइटेड अरब अमीरात से आता है। बाकी इटली से कुछ 6% आता है, कनाडा से 6% आता है, यूरोप से थोड़ा बहुत आता है। तो मतलब मिडल ईस्ट इनका एक मार्केट अच्छा बनते चले जा रहा है। और आप अगर देखोगे, अगर कोई भी चीज़ आप सस्ता बेचोगे मिडल ईस्ट में, तो ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में वो एक्सेप्टेंस भी होता है, और जिसकी वजह से इनका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात होगी। हम थोड़ा सा आते हैं कि Q3 के इनके परफॉर्मेंस कैसे रहे। एक बात आपको समझनी होगी, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर वाला बंदा है तो वो उसको डिटेल में स्टडी कर सकता है कि उसके यूनिट कैसे है, कैसे काम करते हैं, एफिशिएंसी कैसे बनाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कोटिंग भी करते हैं। कोटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपके ट्यूब्स के पाइप होते हैं, ये ट्यूब्स के जंक्शर होते हैं, कॉपर के पाइप्स होते हैं, ये आपके जॉइंट्स होते हैं, स्टील के होते हैं, फेरस नॉन फेरस के होते हैं। तो इसको अगर आप कोटिंग करेंगे तो कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाता है, मेटल का एक्सपोजर कम हो जाता है। जो ये मेटल यूज़ करते हैं कॉपर जैसे, उसका एक्सपोजर एयर के साथ कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस बन जाता है, लॉन्जिटिविटी बढ़ती है। तो कोटिंग भी ये करते हैं। और सबसे केआरएन का जो एडवांटेज है कि इनके पास हेलियम लीक टेस्ट की फैसिलिटी है, इनके पास वाटर लीक टेस्ट की फैसिलिटी है, सेग्रीगेशन लीक टेस्ट की फैसिलिटी है, इनके पास स्प्रे टेस्ट की फैसिलिटी है। तो इनके पास क्वालिटी इन हाउस टेस्ट करने के लिए, अगर मान लो कि कोई चीज़ इन्हें बनाती है तो उनको टेस्ट करने के लिए हाई एंड टेस्टिंग प्रोसीजर इन हाउस ही अवेलेबल है, इनको कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ता है। तो एक अच्छी बात है। इनके पास सी सर्टिफिकेशन है जो आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस में काम आता है, सेफ्टी और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की तरफ से। स्पेशली आप यूरोप में कोई चीज़ बेचना चाहते हो तो आपको सी सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। वो तभी मिलता है जब आपके पास एक क्वालिटी प्रोसीजर्स हो, एक सेफ्टी रिक्वायरमेंट आपके इन हाउस फैसिलिटी में हो, वो जाके आपका फैसिलिटी चेक करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इनके पास वो कैपेसिटी है, इनके पास कैपेसिटी है कि 1 बिलियन कुछ यूनिट्स वो बनाते हैं एनुअल बेसिस के ऊपर, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, और उसको भी वो बढ़ाना चाहते हैं। और अब अगर देखोगे Q3 के उनके नंबर्स देखोगे तो सेल्स की जो ग्रोथ है वो 73% की है। ईबिटा जो है लगभग मतलब ईबिटा उनका जो बड़ा है वो भी लगभग 50-60% से बड़ा है। और उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 74% से बड़ा है। तो मतलब यही आपको दर्शाता है कि सेल्स 73, सॉरी ईबिटा 34 से बड़ा है, और पैट जो है वो नॉर्मली 74 से बड़ा है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इन प्ले है। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल की अभी नॉन फेरस जो आइटम्स है, एल्यूमिनियम, कॉपर, उनके प्राइस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनको बेनिफिट हो रहा है। आप अगर 9 मंथ के परफॉर्मेंस को देखोगे तो 34% से सेल्स बढ़ा है, और जो ईबिटा मार्जिन है वो 26, ईबिटा इंक्रीज बोल रहा है वाई लेवल क्यों 9 मंथ के FY25 के ऊपर 9 मंथ FY24। तो वहाँ पर आपके रेट ऑफ ग्रोथ देखोगे तो वो ईबिटा में आपको 26 दिखेगी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9 मंथ के कंपैरेटिवली वहाँ पर 34 दिखेगी। ये कम क्यों है 9 मंथ में और Q3 में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये सीजनल बिजनेस होता है। आपको तो पता है Q4 अच्छा होता है, Q1 अच्छा होता है, जहाँ पर हीट जब ज़्यादा बढ़ेगी क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, तो वहीं एसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वही उनका सेल ज़्यादा होगा। इसलिए आपको वाई लेवल की इस चीज़ को देखना पड़ेगा, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर। ये मैं क्लियर कर दूँ। अभी थोड़ा वापस आते हैं कि इनके मार्जिन कैसे हैं। इसका जो बीटा मार्जिन है वो 19% के ऊपर है, 19 to 18% के ऊपर खेलता है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है वो भी, मतलब पैट मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो भी 12-13% के ऊपर वो खेलता रहता है। आप अगर देखोगे इनका बहुत सारा जो बिजनेस आता है, जैसे मैंने कहा कि 15% एक्सपोर्ट से आता है, 85% इंडिया से आता है। इंडिया में उनको प्रोडक्शन लिंक का इंसेंटिव मिलता है। इंडिया में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से इन्होंने बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म अभी एग्रीमेंट किए हुए, जिसके तहत वो सप्लाई कर रहे हैं। जैसे ब्लू स्टार हो गया, टाइकिन हो गया, कैरियर हो गया, ये ऐसी जो बनाने वाली कंपनियाँ हैं जिनके साथ इनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन हाउस कैपेसिटी अच्छी है। इनकी है कि ये लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा करके रखते हैं, इन्वेंटरी इनकी ज़्यादा होती है। तब जब कभी रिक्वायरमेंट आती है उनके पास तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी चीज़ें बना के भेज देते हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि इंडिया में सालों साल जो एसी का मार्केट बढ़ रहा है तो वो कितना तेज़ी से बढ़ेगा, क्या होगा, हीट वेव ज़्यादा होगी तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो उनके पास सप्लाई करने के लिए इन्होंने पहले से 1-2 क्वार्टर पहले ही अपनी इन्वेंटरी को बढ़ा के रखते हैं, जहाँ पर वो मटेरियल को सप्लाई कर सके। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया के जो उन्होंने कहा है कि 15 बिलियन का अभी मार्केट है, तो वो जाके 2030 में 30 बिलियन तक होगा, मतलब मार्केट डबल होगा HVAC का। तो उनका कहना है कि इसका सारा बेनिफिट हमारे जैसी B2B कंपनी है, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, सो
उन सारी कंपनियों को भी वो थोड़ा सा बेनिफिट करता है, जैसे केआर एंड हीट जैसी वाली कंपनी है। लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज बिकॉज इनका पी वैसे भी हाई है, 145 का पी है, सो एवरीथिंग इज इन प्राइस इन। इफ द पी ड्रॉप्स इन देन देयर विल बी द अपॉर्चुनिटी, बट नॉट नाउ बिकॉज बट देन यू कैन स्टडी दिस काइंड ऑफ कंपनी, यू कैन हैव एन अडायर मार्केट अगर कहीं वोलाटाइल हो जाता है, सो यू गेट इन अपॉर्चुनिटीज इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज एंड बट देन यू हैव टू ऑल्सो एनालाइज दिस कंपनीज। ये कंपनी 2017 में आई है, उनके पास ट्रस्टेड रिकॉर्ड नहीं है पिछले कुछ 10-15 सालों का, जैसे HUL का होता है, नेस्ले का होता है, इन सारी कंपनियों का होता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक्विजिशन उन्होंने बनाए हैं 2017, 18, 19, 20 से वो बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन कंपनी जो है वो ग्रोथ के सेक्टर में अच्छा ही काम कर रही है और उनकी ग्रोथ भी उसको वो रिफ्लेक्ट करती है। आप अगर देखोगे कि इंडिया में परसेंटेज ऑफ द AC जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे KR एंड हीट जैसी कंपनियों को थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा होगा। हालांकि 2022 में वो कंपनी अच्छा कर दी थी, अभी मुझे लगता है कि ROE का परसेंटेज 80 के पास था, 70 के पास था, अभी थोड़ा सा घट के 40 हो गया है। नॉर्मली एक बात समझनी होगी, जैसे PNG ज्वेलर्स हो जो लास्ट ईयर ही लिस्टेड हुआ, वहाँ से स्टॉक को नीचे ठुकाई कर दी गई है। इसका एक बड़ा रीज़न भी वही होता है कि क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी IPO में आती है तो लड़की को जैसे सज धज के इसको शादी करते हैं वैसा वो IPO का सीन होता है। सारी चीज़ें अच्छी ही होती है, लेकिन 1-2 क्वार्टर के बाद, 3-4 क्वार्टर के बाद उसके नॉर्मल सी आनी शुरू हो जाती है। मार्केट उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, पहले तो ऐसा होता था, अभी तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और जैसे मैंने कहा कि ये अभी फिन और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स में काम करना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल हो गया, ट्रक्स हो गए, वहाँ पर जो रेडिएटर्स होते हैं उसको कूलिंग, एयर कूलिंग यूनिट लगता है, मतलब हीट डेसिपेट करने के लिए वहाँ से। और जो ऑयल सर्कुलेट होता है, ट्रांसमिशन को जो ऑयल जाता है, इंजन को जो ऑयल जाता है, उसको कूल करने के लिए वो रेडिएटर होता है। तो अभी उसको एयर कूलिंग यूनिट जो है उसको पूरा सप्लाई करने का वो काम कर रहे हैं। ये उनकी नई ग्रोथ स्ट्रैटेजी है फिन और हीट ट्यूब एक्सचेंजर्स की। उनका कहना है कि रेफ्रिजरेटर यूनिट में कंडेंसर यूनिट लगता है, कंडेंसर के लिए ये आपको लगता है कि फ़ैन लगेगा, ब्लोअर लगेगा, मोटर लगेगा, इसको भी अभी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। फिन और ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स को भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि ट्यूब हीट एक्सचेंजर का मार्केट अभी भी $133 मिलियन का है, जो अभी जाके 250-270 तक चला जाएगा 2030 में। तो कंडेंसर यूनिट के लिए बहुत बड़ी मांग है। इसलिए आप देखोगे उनके पूरे रेवेन्यू मॉडल में पहले अभी 55% जो धंधा आता है वो कंडेंसर कॉइल बेस से आता है, 35 to 37% बिजनेस इवापोरेटर कॉइल बिजनेस से आता है, और कॉपर हीटर्स करके जो होते हैं और अदर इनकम, तो उनका बाकी का परसेंटेज है। तो अभी उनका कहना है कि कंडेंसर होगी और भी बढ़ता चला जाएगा और हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी आगे आने वाले समय में रहेगी कि इनको फिन हीट एक्सचेंजर, इनको सारों को मैन्युफैक्चर करना है। तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो कि अगले आने वाले समय में इनकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी भी इंडिया अच्छे है, नंबर्स भी अच्छे हैं, Q4 के नंबर भी अच्छे होने की उम्मीद है। इसलिए स्टॉक जब लिस्ट हुआ वहाँ से ऊपर की तरफ ही भागता रहता है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। होप you like my videos. If you like, then please like, share and subscribe, so that gives me the motivation to come up with you different topics on the videos like this. So इतना ही था इस वीडियोस के चर्चे। There is no buy and sell recommendation, but please have a look into this company. It's a very good company, but the PE is high, so everything is in the price. Hope you like my videos. Please like, share and subscribe. Thank you very much and have a nice day, guys.